हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बियरर कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी में ही आगे हम डिस्कस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देखते हैं। तो कैश फ्लो जैसे कि हम अपने घर पे भी या अपनी जो लाइफ है उसमें भी हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं कि कितनी सैलरी है और हमने कहाँ कहाँ पर जो कितनी अर्निंग है और हमने कहाँ पर खर्च की है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, यानी कि वो देखती है कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो हम इसी में आगे पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। क्या इनफ्लो और आउटफ्लो? कैश और कैश के इक्विवेलेंट, और वो भी किसके दौरान? एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट करता है कैश और कैश के इक्विवेलेंट, इनफ्लो और आउटफ्लो को, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उसके एक स्पेसिफिक पीरियड में देखता है, तो वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। अब हम देखें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो एप्लीकेबल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसमें कहा गया है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये कंपलसरी है। किन के लिए कंपलसरी है? ऑल लिस्टेड कंपनी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और वो कॉमर्शियल यूनिट जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है और जिनकी लायबिलिटीज़ 10 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए अकाउंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाना कंपलसरी है। उन ऑर्गेनाइजेशन को तो बनाना ही पड़ेगा। अब हमने जो पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कैश और कैश के इक्विवेलेंट, अब इसका मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर नीचे ये जो मीनिंग लिखा हुआ है इसमें हम देखते हैं कैश का मतलब और कैश के इक्विवेलेंट का। कैश का मतलब होता है, कैश में इंक्लूड होता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ओके। एंड कैश के इक्विवेलेंट में क्या शामिल है? सारे ही वो इन्वेस्टमेंट जिनका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? अप टू 3 मंथ्स है। यानी कैश का मतलब है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो बैंक में ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैश है वो। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब है वो सारे इन्वेस्टमेंट जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स का है और 3 मंथ्स में उनको मैच्योरिटी हो जाएंगे और वो कैश के इक्विवेलेंट यानी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हमने इस पे पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग किसके लिए कंपलसरी है और कैश के इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि 3 एक्टिविटी ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हमने जो ऑर्गेनाइजेशन में कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं तो इसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। तो 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ें कि एक्टिविटी जिसमें एक्टिविटी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनके एक्टिविटी के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार इन नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी एक्टिविटी नहीं है या फिर कौन सी है, तो आपको इसमें नाम भी ध्यान से रखने हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशिंग एक्टिविटी। अब हम समझेंगे जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किसने बिजनेस ऑपरेशन के दौरान हो रही है एक्टिविटी, तो उस कैश को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल किया गया है। और जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किससे हो रहा है? इन्वेस्टमेंट से, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सम्मिलित किया गया है। और जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो फाइनेंशिंग के फॉर्म में हो रहा है, फाइनेंशिंग के थ्रू कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शामिल किया गया है। तो हमने पढ़ा तीनों एक्टिविटी। आगे इसको और भी डिफाइन किया हुआ है जिसमें एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या कैश का इनफ्लो हो रहा है, कहाँ कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसको बताया गया है।
अब हम इसके मेथड के बारे में बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड के बारे में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। और जो इनडायरेक्ट मेथड है ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है और ये कहा जाता है कि ये जो मेथड है ये ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है उसमें कहा गया है कि ये जो कैश फ्लो है वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये मेथड है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट इसमें दिया गया है कि डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि इसमें हमने 3 एक्टिविटी को यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और यहाँ पर है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिफ़ाइन करने का। इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिफ़ाइन किया गया है ये अलग तरीके से किया गया है और उस फॉर्मेट में अलग तरीके से होता है। तो इसमें हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कि इन्होंने पहले कैश सेल्स लिया है और उस कैश सेल में कैश रिसिप्ट्स को, डेटर्स जो हैं, रिसिप्ट्स हुआ है हमें डेटर से, उसे ऐड किया है। और जो कैश परचेज किया है, यानी अगर परचेज किया है तो फिर कैश गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो इसे किया गया है लेस। ओके, नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी कैश का भुगतान किया गया है क्रेडिटर को या किसी और खर्चे के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेशन एक्टिविटी से ये हमारा कैश जनरेटेड हुआ है। उसके बाद इनकम टैक्स पेड को लेस कर दिया गया है। और उसके बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लेस करने के बाद हम आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये हमारा आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेली जो ऑपरेशन होते हैं उनसे अलावा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, कभी कभी होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर। अब ये खर्चा तो रोज़ नहीं होता है, कभी कभी आग लग गई, कभी कभी कोई चोरी हो गई, इस वजह से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाते हैं उनकी वजह से जो कैश का आउटफ्लो होता है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ही होंगे, कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम भी तो हो जाती है, जैसे अचानक से कोई बेनिफिट मिल जाना, अचानक से कोई ऑफ़र हमें मिल जाता है, तो वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो उसको भी ऐड लेस करके कैश का इनफ्लो आउटफ्लो। मेनली अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझे तो आपको ये ही देखना है, वहाँ पे एक अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन समझना है और आपको ये देखना है कि कैश का कहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, कब हमारी जेब से पैसा जा रहा है और कब हमारी पैसा जेब में आ रहा है। जो पैसा आ रहा है वो इनफ्लो है, उसको हम स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं, और जो पैसा जा रहा है और उसे हम लेस कर देते हैं। ये मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेस है। आप खुद को ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे, कई बार आपको कंडीशन दे के भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से रीज़न की वजह से कैश में कमी हो रही है, तो फिर आप उस जगह बैठकर उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, संस्था कैश का इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे करेगी, या तो वो किसी फिक्स्ड एसेट्स में लगा सकती है या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो ऑब्वियस बात है ये दोनों जो आइटम्स हैं वो इस एक्टिविटी में आ जाएंगे। अब देखिए जब आप फिक्स्ड एसेट्स सेल करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इंटरेस्ट जो रिसीव है वो इस एक्टिविटी का पार्ट है। दूसरा हमने देखा डिविडेंड रिसीव, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इन्वेस्टमेंट में डिवेंचर में या फिर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या रिसीव होगा, डिविडेंड। ओके, उसके बाद रेंट रिसीव हुआ
और मान लीजिए हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी और उसे हमने लीज पे दे दिया, तो लीज का जो रेंट आ रहा है हमारा, वो रेंट रिसीव यहाँ पे कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और यहीं पर आउटफ्लो क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली है तो पैसा जेब से चला गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से इनफ्लो आउटफ्लो हो गया है। और परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया है। अब हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंशिंग एक्टिविटी में क्या होगा, अब देखिए फाइनेंशिंग कैसे की जाती है, या तो इशू शेयर किए जाते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं, डिबेंचर इशू किए जाते हैं। अब उनका क्या है, डिबेंचर का रीपेमेंट करना पड़ता है, तो इसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो फाइनेंशिंग एक्टिविटी में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, तो कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर एंड अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो क्या हुआ, कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। वहीं पर अगर रीपेमेंट करते हैं तो क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कैश का आउटफ्लो हो गया। अब देखिए इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। अब जब फाइनेंशिंग एक्टिविटी है, इशू जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं उनके बदले हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, डिविडेंड पेड, यानी कि हमने शेयर इशू किए हैं तो हमारे इन्वेस्टर शेयर होल्डर को हमें क्या देना होगा, डिविडेंड पेमेंट करना होगा। तो अब आप देखिएगा इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, ये दोनों एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। और वहीं पर अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये दोनों एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। थोड़ा सा भी आप सेंस यूज करते हैं तो ये चीज़ आसानी से आप समझ गए होंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव आएगा, और जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ओके, फाइनली हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं तीनों एक्टिविटी को हमने ऐड कर दिया है और ये हमारा आ गया है नेट कैश फ्लो। और जो कैश के इक्विवेलेंट जो आइटम्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया है, और उसके बाद ये जो आ गया है कैश के इक्विवेलेंट, जो एंड में जो कैश हमारा है उस कैश और कैश के इक्विवेलेंट उसकी टोटल अमाउंट आ गई है। इस तरह से आई होप आपको डायरेक्ट मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो इनडायरेक्ट मेथड है वो उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फ़र्क है। तो हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही मेंशन किया है, बाकी की दो एक्टिविटी सेम रहेगी, उसे हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जो मेथड है इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें कुछ ऐसे आइटम ऐड होते हैं जो नॉन कैश आइटम होते हैं। ओके, एंड दूसरा ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, या कुछ ऐसे आइटम इंक्लूड होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, तो उन्हीं का एडजस्ट करके हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसमें लिया। उसके बाद हमने देखा नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड कर रहे हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल, ओके, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड किससे रिलेटेड था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब। और उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, और उसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी है। अब ऐसा तो है नहीं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होंगे, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है जिसमें क्या है, डिविडेंड रिसीव है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, इंटरेस्ट रिसीव है, ये सब। और यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज हुआ है उसको भी ऐड और लेस किया है। यानी कि आप देखिए जब करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, यानी कि करंट एसेट्स कम हो रही है, तो कैश का क्या होगा,
डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, डिक्रीज हो रही है तो करंट एसेट्स में ऐड हो जाएगा, यानी कि कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और वहीं पर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये नहीं सोचना है कि करंट लायबिलिटीज कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से इफेक्ट किस तरह से, अपने सोच से नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, चाहे वो लोन लेने से हो रहा हो इनफ्लो या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल करने से हो रहा हो। ओके, इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, इनकम टैक्स पेड को हमने लेस कर दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड लेस कर दिया है, और उसके बाद आ गया है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे, आई होप ये आपको समझ आया होगा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेल्पफुल ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखें तो हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये प्लान कर सकते हैं हम कहाँ कैश का इनफ्लो हो रहा है, कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, और कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं जिससे कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो क्या रहे, बैलेंस्ड रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग, यानी कि जब हम इस तरह के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं तो फाइनेंशियल क्या है, मैनेजमेंट कर पाते हैं, और जो रीज़न की वजह से कैश ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है या कोई तो उसके कंट्रोल कर पाएंगे कि इस वजह से जो कैश का आउटफ्लो है ओवर हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही जो शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल डिसीजन है, ये लेने में हमारी हेल्प कौन करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये एनालिसिस करने में काम आ रहा है, जैसे कि एनालिसिस टेक्निक भी है ये, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल है। उसके बाद लिमिटेशंस की बात करें, इग्नोर नॉन कैश आइटम, ये कैश आइटम को, नॉन कैश आइटम को इग्नोर किया, जैसा कि हमने नॉन कैश आइटम को, नॉन कैश एक्सपेंसेस थे उनको ऐड कर दिया था, नॉन कैश जो इनकम थी उनको लेस कर दिया गया था। तो इस तरह से ये नॉन कैश आइटम को इग्नोर करता है, और इफ़ेक्ट होती हैं चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी, यानी कि मैनेजरियल जो पॉलिसी है उनको इफ़ेक्ट करता है, चेंज होती हैं उससे, बट ऐसा नहीं है ये प्रॉपरली प्रेजेंट करता हो। और उसके बाद है इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूट, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने ये बना लिया तो आपको स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बैलेंस शीट की आवश्यकता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की, आपसे इसी से ये इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूट है, ऐसा नहीं है इसको बना लिया तो आपको और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाने की आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ एक एडिशनल सब्सिडरी के रूप में काम करता है, ना कि एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम देखें, हमने एक्टिविटी को, ये आपके क्वेश्चन भी बना, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया है ये आपके, और इसको आप ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी में किस किस वजह से कैश इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है। ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, जो एक्टिविटी का नाम है उसी में सारे जवाब मिल जाएंगे। देखिए, नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस के ऑपरेशन में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल करेंगे। तो क्या ऑपरेशन में क्या क्या होता है, सेल होती है, सेल से जो इनफ्लो होगा वो, या फिर कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो उससे, और कैश रिसीव हुआ है किससे, डेटर से, और फी, कमीशन और किसी से भी, एनी अदर जो बिजनेस ऑपरेशन है उससे कैश रिसीव हुआ है, वो कैश इनफ्लो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। उसी तरह कैश परचेज करने पे भी खर्च जो हो रहा है तो क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो हो गया, क्रेडिटर को भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, और इनकम टैक्स पेड कर दिया। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग क्या है, जैसा कि नाम में ही लिखा है कि इन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो इसमें आएगा। तो इन्वेस्टिंग से किससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग किस किस में किया जा सकता है, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, और जब आप फिक्स्ड एसेट्स में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं
तो क्या होता है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी शेयर में किए हैं तो आपको क्या रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। अगर डिबेंचर में किए हैं तो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। अब कैश आउटफ्लो देखेंगे। आउटफ्लो में क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट्स क्या की, परचेज कर ली, तो कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, और परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटी समझ आई होगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो हो रहा है और कौन सी एक्टिविटी से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि लास्ट एक्टिविटी है। आप देखिएगा फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में हम देखें शेयर है, डिबेंचर इशू करना, ये सब आता है। तो फाइनेंसिंग में क्या इशू प्रोसेस, इशू प्रोसेस ऑफ शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, तो ये सब किस में कैश का इनफ्लो हुआ। और लॉन्ग टर्म हमने डेप्ट ले लिए, लॉन्ग टर्म हमने बोरो कर लिया, तो वो उससे क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। वहीं हम देखें कैश का आउटफ्लो कैसे हुआ, कैश का आउटफ्लो रिडेम्पशन से, जो प्रेफरेंस शेयर्स थे हमने उनका भुगतान कर दिया, हमने डिबेंचर का पेमेंट कर दिया, क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो हो गया। और हमने पेमेंट कर दिए, क्या कर दिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट कर दिए। और पेमेंट ऑफ, अब जो भुगतान किया गया है, जो हमने शेयर इशू किए गए थे, तो उन इन्वेस्टर को हमने क्या दिया, डिविडेंड। और जिनसे डिबेंचर इशू किए गए थे, डिबेंचर इशू किए थे, उनके बदले हमने इन्वेस्टर को क्या दिया, इंटरेस्ट। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और वहीं हमने पढ़ा कि डिविडेंड रिसीव और डिविडेंड रिसीव, और जो डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव है, ये सब किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो आई होप हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। तो फाइनल, हाँ, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट करता है कैश के और कैश के इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो को, किस टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में। हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कौन कौन से किस किस पर एप्लीकेबल होता है, जो कंपल्सरी है किस किस कंपनी के लिए, उस कैश और कैश के इक्विवेलेंट के मीनिंग को पढ़ा। 3 एक्टिविटी को पढ़ा, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और मेथड को पढ़ा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन दोनों मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में अंतर होता है, बाकी दोनों इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम होती हैं। तो हमने इनके अंतर को समझा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा कि नॉन कैश आइटम को सम्मिलित नहीं करता, ये इनकम्प्लीट सब्स्टिट्यूट है। और उसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ कैश फ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहाँ कैश फ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। आई होप ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ आया होगा। तो थैंक यू।